चले बच्चों, शुरू करें। अगला टॉपिक बच्चों हमारा अभी हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बात करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें भी मैं डिस्टिंग्विश बता दूंगा, दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। ओके चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन UCM एंड, ठीक है, नॉन UCM। तो ये डिस्टिंग्विश हम लोग करेंगे और डिस्टिंग्विश के साथ ही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश करेंगे। बैठे ही बैठे, ठीक है, इधर सुनो बच्चों। UCM और ये क्या हो गया, नॉन UCM। क्या फुल फॉर्म है UCM? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है चलो, पहला पॉइंट यहां पर मैं समझाता हूं आपको। UCM क्या होता है? देखो, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ये यूसीएम का क्या डेफिनेशन हो गया? ऐसा सर्कुलर मोशन जिसकी गोल घूमने की स्पीड, ये एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं पता है? एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं? सिंपल बताओ, ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड था, वी जो है वो लीनियर स्पीड था, बराबर है। तो जिसका ओमेगा कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? यूसीएम। समझ में आ रहा है? और यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, क्या लिखना चाहिए बच्चों? आपके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे आप इसको? सर्कुलर मोशन विद, बोलो बोलो, विद वेरिएबल, क्या बोलोगे? ठीक है, एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड नॉन UCM। ओके, समझ आ गई बात? ओके, यहां पर और भी चीजें हैं, हम लोग बात करते हैं। इन UCM, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या? सिंबल पता है आपको क्या होता है? अल्फा। ठीक है, इज 0। क्या होता है बच्चों? ठीक है, दैट इज करके आप शॉर्ट में लिख सकते हो, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये पॉइंट को शॉर्ट में लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या बोलेंगे इसको मैं समझाता हूं भी अभी। ठीक है, इन नॉन UCM एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा ही होता है, ये नॉन जीरो होता है। क्या होता है बच्चों?
नॉन जीरो, दैट इज शॉर्ट में आप इसको कैसे याद कर सकते हो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो नहीं होगी, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, ये पॉइंट को आप समझने ये करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। हाँ, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है, ठीक है। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और कलर में लिखता हूँ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। येलो कलर इतना डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा और ठीक है। यहां जो बता रहा हूं उसको समझो आप। आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, याद करो। अल्फा का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ डेल वाला वो लिमिट वाला था, डेरिवेटिव वाला भी तो है ना, डी ओमेगा बाय डी टी, ये फॉर्मूला याद है। अच्छा, अब ओमेगा कौन है बच्चों, मेरा कांस्टेंट है यहाँ पर, कौन है ये कांस्टेंट, यूसीएम में ये कौन होता है कांस्टेंट। अच्छा, डेरिवेटिव थोड़ा तो सीखा होगा ना आपने, हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ये समझ आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन होता है अल्फा, ये ओमेगा क्या होता है, देखो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कहानी समझ आ रही है, ओके। और यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब यहां पर ये कैसा है, ये कांस्टेंट नहीं, ये कैसा है वेरिएबल, चेंज हो रहा है। अगर ये वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ होगा ना, ठीक है। तो ये आप याद रखो, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आगे सुनो बच्चों। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां पर जो है ना वो जीरो होता है। आप बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी इसको हम लोग AT से डिनोट करते हैं, कहाँ होता है इसका भी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा। ये जीरो होता है, इज जीरो, ठीक है। और यहां पर क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, AT इज नॉन जीरो। शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर ए, यहां पर कैसे लिखोगे बच्चों, ब्रैकेट में आप इस पॉइंट को याद रखने के लिए आप लिखोगे AT इक्वल टू जीरो, और यहां पर क्या बोलोगे AT नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर टेंजेंशियल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, और उसी के साथ साथ अगर ये यूनिफॉर्म है, कैसा है यूनिफॉर्म, तो अगर मैं कोई एक पॉइंट पे बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ बात कर रहा हूँ, और सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है,
तो एट दिस पॉइंट आप मुझे बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, v का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब एट दिस पॉइंट जो v आपका है, समझ आ रहा है, और ये v जो है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। डायरेक्शन भले ही चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये उतना ही रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो इस वेलोसिटी का जब रेट निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो AT होता है ना, AT वो dv/dt होता है बच्चों। क्या होता है, dv/dt। अब मुझे बताओ अगर ये v की मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो v का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, और dv/dt अगर ये v कांस्टेंट हो जाता है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ आ रहा है। लेकिन अगर यही सेम कहानी बच्चों हम लोग बात करते हैं, ये सेम कहानी, एक मिनट, ये सेम कहानी अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए बात करूं बच्चों, तो ये जो आपका v की वैल्यू होगी यहां पर, ये कैसी होगी, वेरिएबल होगी। कैसी होगी, वेरिएबल होगी, मतलब ये v चेंज हो रहा होगा, स्पीड बढ़। देखो जब आप फैन को क्या करते हो, ऑन करते हो, हाँ चालू करते हो, चालू फैन को चालू करते हो, सुनो यहाँ पर, जब आप ऑन करते हो तो उसकी शुरुआत में स्पीड, हाँ शुरुआत में कम रहती है लेकिन बढ़ती है ना, बढ़ने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाती। नहीं आ रही बात समझ में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। समझ आ रहा है। और उसके बाद जब आप ऑफ करते हो तो स्पीड धीमे धीमे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, यानी चेंज होने लगती है। वो भी नॉन यूनिफॉर्म का है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म का है। जब आप ऑन कर देते हो थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से गोल घूमता है, ऑन करने के बाद ड्यूरिंग, जब आप ऑन करते हो एकदम इनिशियल कंडीशन में स्पीड बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, वो यूनिफॉर्म। फिर ऑफ कर दिया, फिर धीमे धीमे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, फिर से नॉन यूनिफॉर्म। समझ आया कब नॉन यूनिफॉर्म और कब यूनिफॉर्म। ओके, तो ये जो v की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी बच्चों, चेंज होती रहेगी। तो आपका AT क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब ये v अगर वेरिएबल है तो ये नॉन जीरो आएगा ना, जीरो थोड़ी होगा आपकी बार। आया समझ में। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है, याद रखिए। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब देखने को मिलेगा, जब आप थोड़ा ऑन कर देते हैं, ऑन करने के थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गोल घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब आप ऑन कर रहे होते हैं, ऑन करते हैं शुरुआत में एकदम, वो नॉन यूनिफॉर्म। जब आप ऑफ करते हैं, समझ आ रहा है ना, तो ड्यूरिंग स्विच ऑन वाली कंडीशन में और स्विच ऑफ वाली कंडीशन में। समझ में आ रहा है, जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ जब करते हैं। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिखोगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होता है, यहां पर समझ में आ रहा है नॉन जीरो होता है, और यहां पर और क्या जीरो होता है, अल्फा जीरो होता है, अल्फा नॉन जीरो होता है, और फिर बाद में डेफिनेशन है ऊपर। इतने आसान पॉइंट हो गए ना, ठीक है। अच्छा सुनो, और भी लिखते हैं अपन। और पॉइंट्स लिख रहा हूं, आपको इसमें कितने पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं पता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, दो टाइप के एक्सेलरेशन रहते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन से, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फोर्थ पॉइंट देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये सब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप लिख के रखो। इधर सुनो, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। मैं जो भी ये इसके अंदर लिख रहा हूं ना बच्चों, ये देखो ऐसे जो लिख रहा हूं ना, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी लिखा हूं वो एग्जाम में,
वो वाले पॉइंट्स आप याद रखोगे, उस चीज़ से ना आप इसको लॉन्गर टाइम तक याद कर सकते हो। जब आप रिवाइज कर रहे रहेंगे तो मेन मेन मुद्दा देखो, अल्फा जीरो, अल्फा नॉन जीरो, 80 जीरो, 80 नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? और यहां पर मैं आपको लिखा रहा हूं वर्क डन, क्या हुआ? यहां पर W जीरो है, वर्क जीरो है, और यहां पर वर्क डन बाय देखो इतने चार चार डेफिनेशन हमने चार चार पॉइंट के डिस्टिंग्विश कर दिए। अब ये लास्ट वाला पॉइंट आपको समझाना बचा हुआ है बस। इसके बाद और भी पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं, क्योंकि कम से कम आप इसके 5-6 पॉइंट याद रखोगे ना। एग्जाम में अगर इंडिविजुअल सवाल आता है आपको किसके ऊपर, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप ये पूरे पॉइंट्स लिख सकते हो। समझ आ रहा है? एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिस्टिंग्विश पूछता है तो इधर से 2 पॉइंट, उधर से 2 पॉइंट, हो गया 2 मार्क का डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश में बोर्ड एग्जाम में कितना पॉइंट लिखना होता है? बस इधर का 2, उधर का 2। समझ आ रहा है? 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी होता है। अच्छा नेक्स्ट सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या आपको ये वर्क का फॉर्मूला पता है? नहीं, वर्क का फॉर्मूला पता है? वर्क का, वेट का नहीं पूछ रहा, वर्क का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एफ बार डॉट एस बार, ऐसे बोलते हैं अपन। समझ आ रहा है? अभी अपन जो है ना बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर। आपको पता है ये डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस आता है। ये वाला मेरा जो फोर्स है वो कौन सा है? टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। समझ आ रहा है? या तो उसके डायरेक्शन में होता है या तो उसके अपोजिट होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन वाला है, मतलब वो भी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है भाई? वी के डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये रहा आपका वी का डायरेक्शन और ये रहा आपका ए टी का डायरेक्शन। जहां ए टी का डायरेक्शन है वही वहीं पर आपका क्या होगा? एफ टी का भी डायरेक्शन। फादर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माँ होता है। तो आपको पता है ये एफ का डायरेक्शन किसके हिसाब से आएगा? ये एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो एक्सेलरेशन का ए टी का जो डायरेक्शन वही एफ टी का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? इन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो टेंजेंशियल टेंजेंट और टेंजेंट बनेगा। समझ आ रहा है? अच्छा अब सुनो, डॉट हटेगा तो क्या आता है? कॉस आता है, आपको पता है एफ टी एस। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, ठीक है? ये आपके पास सर्कुलर मोशन है और एट दिस पॉइंट मान लीजिए यहां पर जो है ना आपका एफ टी आएगा, टेंजेंशियल फोर्स जहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, इस डायरेक्शन में आएगा। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ एस बार उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा। ठीक है, डी एस भी लेते हैं उसको, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही ले लिया। अब दोनों थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर अपन एंगल कितना बोलेंगे बच्चों? जीरो। ठीक है, अब सुनो, ओके। और नहीं, यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ,
वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही नहीं है ना यहाँ पर। तो एटी की वैल्यू कितनी है, इधर आ जाओ। ये एफ टी मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, तो बेसिकली चलो मैं इधर पे लिख देता हूँ m इंटू ए टी एस, और cos जीरो, एक cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, cos जीरो की वैल्यू होती है 1। इसकी जगह लिखा मैंने m इंटू ए टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और cos जीरो की वैल्यू 1 है ना। तो बेसिकली मुझे बताओ ए टी कितना होता है, ए टी 0, तो 0 इंटू पूरा टर्म खा गया ना, ये वर्क क्या हो गया 0। इतनी कहानी समझ में आ गई। एटी की वैल्यू कितनी है रे भाई, फोर्स की जगह क्या लिखा, मान लिखा, समझ में आ रहा है। तो ये एफ टी, ये माटी, एम ए टी नहीं, तो एटी की वैल्यू 0 है, तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इन यूसीएम क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर आपको पता है कि जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा एफ इज इक्वल, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एफ टी डॉट एस बार, ऐसे लिखूंगा। और आपको पता है एफ टी की जगह क्या लिखूंगा, एम ए टी एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा तो 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, लेकिन ए टी यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, तो आपका वर्क भी जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो। समझ में आ रही बात, नॉट इक्वल टू 0। रीजन आप समझिए, ठीक है। इधर सब क्या है, 0 0 0 बोलने का, उधर नॉन जीरो नॉन जीरो, ठीक है। अभी डिस्टिंग्विश अभी याद हो जाएगा, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा डिस्टिंग्विश। कैसे करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन में आपने इतना देख लिया। ये नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सुनो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम लोग किस बारे में लिख सकते हैं पता है, ये फिफ्थ पॉइंट हम लोग किस बारे में लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन। किसके बारे में लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन। मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं। ये जो मैं जितनी भी कहानी बता रहा हूं ये सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात चल रही है। कैसे बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल को अगर ऊपर से देखेंगे तो पूरा सर्कल आपको दिखाई देगा ना, ऐसे, ओके। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो उसको, बस इतना समझ लो। सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, आप ऊपर से देखो तो पूरा सर्कल दिखेगा कि नहीं आपको, तो आप ये उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ये बात समझना। अच्छा, यहां पर फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल यहां पर है, और इसमें ना दो एक्सेलरेशन होता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एटी बोलते हैं, एटी का डायरेक्शन की तरह अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी स्पीड बढ़ाने और घटाने में। समझ आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जहां मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में, उस वैसे टेंजेंशियल है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो ये उसकी स्पीड को बढ़ाता है। और जैसे मैंने आपको बताया स्विच ऑफ जब करते हैं, आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, घूम रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, क्योंकि स्पीड को क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिटार्ड। देखो मैं आपको समझाता हूं, जब आप स्विच ऑन करोगे, क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी ना, ऐसे। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, यही होगा, और उसी डायरेक्शन में कौन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है स्विच ऑन वाले केस में। और जब आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, जब आप क्या करते हैं बच्चों, स्विच ऑफ करते हो, तो अभी भी घूम रहा है, ऐसे ही है, लेकिन अभी ये ज्यादा स्पीड में था, फिर धीमे धीमे ऐसे 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 कम होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन सामने ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन वाला की तरह होगा, उसके अपोजिट चला जाता है। तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी के साथ में तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये दोनों भी मैंने जो केस बताया वो नॉन यूनिफॉर्म का है। किसका है, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है
तो ये v की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब at की वैल्यू क्या है, 0 है। समझे बात को कि नहीं समझे? अच्छा, एक और एक्सेलरेशन होता है जो इसको गोल घुमा रहा है, एक और एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, गोल घूम रहा है। वो किधर होता है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है। और इसका एक और नाम है एसीपी, प्रदुमन, कुछ तो गड़बड़ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है? ए सी पी, सी पी मतलब सेंट्रीपिटल और ए यानी एक्सेलरेशन। तो ये किधर होता है, रेडियस के ऊपर और सेंटर की तरफ, रेडियस के ऊपर सेंटर की तरफ, याद रहेगा, रेडियस के ऊपर सेंटर की तरफ। तो एक्चुअल में हमारे पास दो एक्सेलरेशन है। कितने एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन है। तो दो एक्सेलरेशन कैसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों, कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आप ध्यान रखो, दो एक्सेलरेशन और दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। अब वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपका ये कौन है, एटी है, ये कौन है बच्चों, एआर है या एसीपी है, ठीक है। इन दोनों का, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दो वेक्टर का क्या नाम है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल पी बार, फॉर एग्जांपल क्यू बार, तो क्या ये आर बार के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है वेक्टर से, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, याद आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा, याद आ रहा है। और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, जो कि 90 है। कितना है, बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सुनो। ठीक है, आपको एक ही डायग्राम बनाना है अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है आपको, हाँ। इधर पे कौन होता है, ए आर, इधर पे कौन होता है, ए टी, ओके। वेक्टर फॉर्म में ऐसे बाहर करके लिख देता हूं। और यहां पर कौन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, कौन है ये, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, सुनो यहां पर, हाँ। ए इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे आपने आर इज इक्वल टू बोला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वैसे ही बोलेंगे ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस 2at ए आर कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। कॉस 90 क्या होता है, 0। नहीं समझे बात को? तो कॉस 90 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये टर्म की कहानी क्या हो गई, खत्म। क्यों, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 है। तो 90 जब एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल, 90, तो थर्ड टर्म के बैंड बच जाती है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो सिर्फ बचेगा क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये मिटा दे रहा हूँ, पूरी चीज़ें, ये वाला सब मिटा देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ ये वाला डायग्राम याद रखिए, ये आप याद रखिए, ठीक है। यहां मैं ऐसे बीच में कर देता हूं, दोनों के लिए अपन लगाने वाले हैं, हाँ। नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, ए इज इक्वल टू, मुझे बताओ बच्चों, अंडर रूट आपका क्या फॉर्मूला बताया आपने, ए टी स्क्वायर प्लस, अच्छा ए टी की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओनली ए आर, मतलब नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है यूसीएम के अंदर। क्या बोला मैंने, इन यूसीएम रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखोगे कैसे, 5th पॉइंट इन UCM, ठीक है। और यहां पर क्या बोलोगे, इन नॉन UCM, ठीक है। आपका नेट एसेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसेलरेशन और नेट एसेलरेशन, जो भी बोल दो आप, ठीक है। इज A इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, यही रहेगा। आ रही बात समझ में? नॉन यूनिफॉर्म में अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, और यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, क्योंकि AT की वैल्यू 0 होती है तो उसकी कहानी खत्म, AR स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ओनली AR। तो नेट एक्सेलरेशन इज दिस, ठीक है। और आपका अभी 6 पॉइंट लिखा रहा हूं, कौन सा 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। यहां पर क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से गोल गोल घूमता है। यहां पर अपन 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कौन सा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in vertical circular motion, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ अ फैन व्हेन इट इज जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपने कितने पॉइंट हो गए बच्चों, 6 पॉइंट हो गए। ये 6 पॉइंट जो है आपको कैसे करना है, देखो पूरे यहाँ के 6 पॉइंट, वहाँ के 6 पॉइंट अगर आप याद करते हो तो इधर का 3 मार्क्स का अलग से आंसर हो गया आपका, यहाँ से 3 मार्क का अलग से आंसर हो गया। आप UCM का डेफिनेशन याद करोगे, क्या नाम है, एक्सप्लेन UCM बोल दिया तो 6 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। एक्सप्लेन नॉन UCM, वहाँ के 6 पॉइंट लिख दो, कंप्लीट हो गया आंसर। अच्छा, अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछता है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स की ज़्यादा डिस्टिंग्विश कभी नहीं पूछता है, तो यहाँ से 2 पॉइंट लिख दो, वहाँ से 2 पॉइंट लिख दो, खत्म हो गया।